नैतिकता, उचित अनुचित, शुभ अशुभ, पाप पुण्य, ये बातें हमारे लिए नई नहीं है, एकदम खबर है। हम बहुत सामान्य तरीके से इन बातों से रूबरू हैं और ये सभी बातें हमें बचपन से लेकर के शायद मृत्यु पर्यंत तक सिखाई जाती हैं। उनमें चाहे धर्म रूप प्ले करता हो, धर्म में भी नैतिकता की बात रहती है। तो मूल रूप से जो नैतिकता है, अगर उसको थोड़ा सा फिलॉसफी की नज़र से देखेंगे तो बात समझ में आ जाएगी कि इसकी यूटिलिटी क्या है। क्योंकि जो मूल विषय है, आपके यहाँ पर एक पेपर है रिसर्च एंड पब्लिकेशन एथिक्स नाम से, पूरा का पूरा एक प्रश्न पत्र ही आपके लिए रखा गया है। तो इसकी इम्पोर्टेंस आप समझ सकते हैं कि क्यों उसको इस तरह से शामिल किया गया। अदरवाइज तो सामान्य सी बात करके, जैसे हम जानते ही हैं कि हमने तो उचित अनुचित सीखा है, इसलिए हम उचित ही करेंगे और अनुचित हम नहीं करेंगे। लेकिन अनजाने में कई बार हमसे अनुचित होता है। कैसे होता है, अगर इस मसले पर विचार करेंगे तब एथिक्स की जरूरत पड़ती है, एथिक्स को समझने की जरूरत पड़ती है। और मैंने एक छोटी सी स्लाइड बनाई है सिर्फ एक संकेतों के लिए। उसमें कोशिश मैंने ये की है कि आप उन तमाम चीजों को समझ जाएं जिनकी जरूरत है एथिकल लेवल पर या मॉरल लेवल पर या फिर तमाम रिसर्च के स्तरों पर आपको पड़ेगी। जैसे मूल रूप से अगर आप देखें तो फिलॉसफी के बारे में बहुत पुरानी कहावत रही है कि ये मदर साइंस है, ये विज्ञानों का विज्ञान, बहुत बड़ी बड़ी बातें हम लोग करते रहते हैं, साइंस ऑफ साइंसेज भी कहा जाता है। लेकिन प्रैक्टिकली जब हम लोग एज फिलोसोफर या एक दर्शन के छात्र या अध्यापक के नाते जब इस विषय पर बात करते हैं तब हमारी समझ में आता है कि हर विषय की फिलॉसफी और जो फिलॉसफी की मूल जमीन है, उस जमीन को अगर हम समझ लेते हैं तब हमारी समझ में नैतिकता भी आ जाएगी। क्योंकि वो नैतिकता जो है वो कहीं ना कहीं वहीं से जुड़ी हुई है। लेकिन एक तो दूसरा पहलू भी है कि फिलॉसफी जो है, उस फिलॉसफी की मूल भावना कहीं ना कहीं विज्ञान से अलग है। फिलॉसफी में विज्ञान नहीं होता, लेकिन जब हम नीति शास्त्र की बात करते हैं, जब हम एथिक्स की बात करते हैं, तब वहां पर तुरंत हम विज्ञान शब्द को लेकर आते हैं। अब एक कंट्राडिक्शन सा हो जाता है कि एक तरफ फिलॉसफी के अंतर्गत ये विषय पढ़ाया जाता है और दूसरी तरफ इसको विज्ञान कहा जाता है। किसी भी वैज्ञानिक संदर्भ से जुड़े व्यक्ति को अगर हम दार्शनिक संज्ञा देंगे तो वो आपत्ति करेगा, वो अपने आप को दार्शनिक नहीं कहना पसंद करता। कारण स्पष्ट है, क्योंकि वैज्ञानिकों के चिंतन में एक तरह की पॉजिटिविटी होती है, तथ्यात्मकता होती है। वो जो कुछ कंक्लूड करते हैं वो तथ्य होता है, वो किसी वैल्यूज की बात नहीं कर रहे। वो अगर पानी के बारे में बात करेंगे तो सीधे सीधे कहेंगे उसमें H2O होता है, हाइड्रोजन का 2 अणु होता है, ऑक्सीजन का 1 अणु होता है। वो ये नहीं कहेंगे कि इसमें होना चाहिए हाइड्रोजन का 2 अणु होना चाहिए, ऑक्सीजन का 1 अणु होना चाहिए। दे विल नॉट से, वो और टू बी से नहीं जोड़ेंगे आपको, डायरेक्ट कहेंगे कैसा होता है। तो मूल रूप से सीधे तौर पर अगर हम कहें तो विज्ञान सीधे सीधे आपको जोड़ता है कैसा होता है, और हम नीति शास्त्र को विज्ञान कहते हैं। दूसरी तरफ नीति शास्त्र दर्शन का एक अभिन्न हिस्सा है। मैंने एक स्लाइड ली है, स्लाइड में आप देख रहे होंगे, उसमें मैंने सबसे पहले लेफ्ट साइड में रखा है कॉस्मोलॉजी के लिए, मेटाफिजिक्स के लिए, और राइट में मैंने एक्जियोलॉजी रखा है। बेसिकली ये मैंने आपको समझाने के पॉइंट से किया था कि आप मूल रूप से ये समझ जाएं कि वास्तव में फिलॉसफी में होता क्या है, या फिर फिलॉसफी कैसे एथिक्स से जुड़ती है, या फिर हम ये कहें कि कैसे हम एथिक्स को विज्ञान कहते हैं। इसलिए मैंने इसको बाकायदे 2 हिस्सों में डिवाइड किया। जब हम एपिस्टेमोलॉजी की बात करते हैं तो आपके लिए जरूरी है, बगैर ज्ञान के आपका रिसर्च नहीं चलने वाला। आपको तमाम चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा कि ज्ञान आएगा कहां से, ज्ञान की लिमिट क्या होगी, ज्ञान की मर्यादाएं क्या होगी, या ज्ञान के जो उपादान है, जो कुछ भी साधन है, वो सब साधन कहां से होंगे। ये तमाम चीजों को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। लेकिन मेरा विषय नहीं है, मुझे मैंने दिया है एक्जियोलॉजी पर, इसलिए मैं इस विषय को थोड़ा सा और क्लियर कर देना चाहता हूं। जहां तक मेटाफिजिक्स की बात है,
मेटाफिजिक्स से आपका कोई रिश्ता नहीं है। मेटाफिजिक्स अपने आप में रिसर्च का विषय हो सकती है, लेकिन रिसर्च होगी कैसे? जब इस विषय पर आप आएंगे तब बगैर एपिस्टेमोलॉजी के काम नहीं चलने वाला। ज्ञान मीमांसा जरूरी है, और ज्ञान मीमांसा जब जरूरी है तब आपको ज्ञान से जुड़े हुए सारे पहलुओं को समझना पड़ेगा। आपको ये भी समझना पड़ेगा कि ज्ञान आएगा किस तरह से, ज्ञान के लिए सटीकता कहां से पैदा होगी, क्या कहीं से भी कोई चीज हम उठा लेंगे? मैंने अभी एक बहुत महत्वपूर्ण मसले पर आपका ध्यान आकृष्ट किया था कि लोग कॉपी कर लेते हैं। मैं उससे आगे नए दौर में जो प्रचलन हो गया है उससे भी परिचित करा दूं आपको, लेकिन परिचित मैं इसलिए करा रहा हूं कि आपको नहीं करना है वो परिचय, इसलिए नहीं कि आप वही कर लेंगे। आजकल होती है घोस्ट राइटिंग। और घोस्ट राइटिंग वास्तव में खाली रिसर्च की नहीं होती, किताबें की किताबें लिखवा दी जाती है। घोस्ट राइटर बैठा हुआ कहीं लिख रहा होता है, छपती मेरे नाम से, नाम मेरा दिया जाता है। द सेम डे रिसर्च में भी ऐसा ही होता रहा है। तो आपको वो नहीं करना है, इसलिए एथिक्स की का इन्वॉल्वमेंट है। मैंने इस विषय पर काफी जोर दिया था। आपको जो कुछ नहीं करना है वही एथिक्स सिखाएगी आपको, लेकिन मूल रूप से तब समझ में आएगा जब हम एथिक्स को समझ जाएं। क्योंकि जिस वक्त मैं फिलोसफी का छात्र नहीं था तब मुझे भी लगता था कि एथिक्स तो बहुत सिंपल चीज है, ये तो बहुत आसानी से समझ में आ जाता है। इसका तो मतलब ये है कि ये करना और ये नहीं करना है। लेकिन ये करना और नहीं करना कितना कठिन है ये मुझे तब समझ में आया जब 33 वर्ष प्लस 34वां वर्ष मुझे फिलोसफी पढ़ाते हुए हो गया। इन वर्षों में मैंने महसूस किया कि ये इतना आसान मसला नहीं है। व्हाट इज राइट, व्हाट इज रॉन्ग, इट्स नॉट सो सिंपल। असल में जब भी आप ये कहते हैं कि ये तो ऐसा विषय है जिसमें सिर्फ नैतिकता की बात की जाती है, वैसे भी अगर आप देखें तो शाब्दिक रूप से मैं एक्जियोलॉजी पर ही आ रहा हूं। एक्जियोलॉजी मीन्स मूल्य मीमांसा, और मूल्य मीमांसा में ये जो 3 कैटेगरी मैंने रखी हैं, वन कैटेगरी इज लॉजिक, सेकंड इज एस्थेटिक्स एंड थर्ड इज एथिक्स, यानी तर्कशास्त्र, सौंदर्य शास्त्र और नीति शास्त्र। ये तीनों के तीनों विज्ञान की कैटेगरी में रखे जाते हैं। लेकिन आप ध्यान रखना पड़ेगा कि विज्ञान को आपको क्लासिफाई करना पड़ेगा। विज्ञान भी 2 तरह के होते हैं। एक विज्ञान का वो रूप जिससे आप परिचित हैं, जहां पर सिर्फ तथ्य की बात होती है, जहां पर पानी को H2O कहा जाएगा और किसी तरह से डिफाइन नहीं करते। तो चाहे फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे बॉटनी हो, चाहे फिजियोलॉजी हो, इवन साइकोलॉजी, उसमें भी तथ्यों की बात की जाती है। यानी जो चीज जैसी है एग्जैक्टली हम उसका वैसा का वैसा वर्णन कर रहे हैं। हम उस चीज से आगे नहीं जा रहे हैं जो उसमें मौजूद है, हम केवल उसके बारे में वही बता रहे हैं जो उसमें मौजूद है। अब लेकिन जब नीति की बात होती है, जब एक्जियोलॉजी की बात आती है, जब मूल्य मीमांसा की बात आती है, तब इसमें आपसे जुड़े हुए 2 महत्वपूर्ण विषय आपको गाइड करेंगे। इसमें एस्थेटिक्स का रोल शायद आपके लिए ना के बराबर हो, क्योंकि एस्थेटिक्स अपने आप में रिसर्च का विषय हो सकती है वो फिलोसफी वालों के लिए। लेकिन ये तीनों के तीनों विज्ञान की कैटेगरी में आते हैं, क्योंकि इनमें सब कुछ विज्ञान की तरह होता है, विज्ञान की तरह कंक्लूड भी करते हैं। ये तीनों के तीनों विज्ञान की तरह एक्सपेरिमेंट भी करते हैं, ऑब्जर्वेशन भी करते हैं, सब कुछ विज्ञान की तरह होता है। फर्क इतना है कि प्रयोगशाला नहीं होती, लैब नहीं होती। इनकी लैब बहुत व्यापक होती है। जब भी हम एथिक्स की बात करते हैं तो लैब पूरा समाज हो जाता है। जब भी हम लॉजिक की बात करते हैं तो लैब पूरा समाज हो जाता है। वहां भी किसी पर्टिकुलर सोसाइटी को आधार बना करके हम लॉजिक की बात नहीं करते। लॉजिक जो है एक तरह से सामान्य नियम आपको देता है, जिन नियमों को हम विचार के नियम कहते हैं, और इन विचार के नियमों का संबंध सीधे सीधे आपके रिसर्च से है। आप जिस तरह से विचार कर पाते हैं आपके रिसर्च में कुछ झलकेगा और वही चीज दूसरे तक पहुंचेगी भी। लेकिन जो विचार है उस विचार के दोनों रूप मैं बता चुकी हैं। हालांकि इसको हम लोग तर्क वाक्य कहते हैं फिलोसफी में। इन तर्क वाक्यों में जो आगमन है या जो निगमन है, इंडक्शन और डिडक्शन, इन पद्धतियों का इस्तेमाल आपको करना चाहिए। लेकिन बहुतायत से साइंस में आगमन का प्रयोग होता है।
वहां पर कोई छोटी चीज ले ली जाती है, यानी विशेष से सामान्य की ओर, जैसा मैंने कहा था, बिल्कुल ठीक कहा उन्होंने कि आगमन में ऐसा ही होता है। लेकिन वहां पर मूल रूप से आप एक छोटे से विषय को, जैसे पूरा का पूरा आपने समंदर पर अध्ययन करना है, तो समंदर नहीं उठाकर लैब में लाएंगे, हमने एक परख नली में समंदर का पानी भर लेना है और लैब में ले जाना है। तो विशेष चीज से फिर हम सामान्य का निष्कर्ष निकालेंगे कि समुद्र के पानी में वास्तव में क्या होता है। एग्जैक्टली हम छोटे से अध्ययन से ये हल कर लेते हैं। तो मूल रूप से आगमन की पद्धति का इस्तेमाल ही ज्यादातर होता है, क्योंकि रिसर्च चाहे समाज विज्ञान की हो, रिसर्च चाहे विज्ञान की हो, उसमें आप अल्टीमेटली, मैंने कहा था कि कंक्लूड करेंगे, और वो कंक्लूजन जो है वो विशेष होगा। तो जाहिर सी बात है फिर निगमन का रोल कम होता है। लेकिन निगमन का रोल वहां पर होता है जिसको हम लोग कहीं ना कहीं इंडक्शन और डिडक्शन दो नामों से देखते हैं। तो दोनों का उपयोग है। जिस वक्त आप डेटा कलेक्शन कर रहे हैं उस वक्त निगमन की जरूरत पड़ेगी, जिस वक्त आप पद्धतियों का चयन कर रहे हैं उस समय निगमन की जरूरत पड़ेगी, जिस वक्त आप सब्जेक्ट मैटर को तय कर रहे हैं उस समय निगमन की जरूरत पड़ेगी। तो मूल रूप से अकेले एथिक्स नहीं, बल्कि दो चीजें महत्वपूर्ण हो जाती हैं। जो ये प्रश्न पत्र आपके सामने रखा गया है, इस प्रश्न पत्र में कहीं ना कहीं पार्श्व में लॉजिक झलकता है। मूल रूप से एथिक्स से नीति शास्त्र की बात करनी है, और नीति शास्त्र में सिंपली वही होता है राइट रॉन्ग। लेकिन ये राइट रॉन्ग आता कहां से है? अगर इस विषय पर बहुत गहराई से विचार करेंगे तब लॉजिक कहीं ना कहीं आपका मार्गदर्शन करेगा। बहुत सिंपली हम लोग कह देते हैं कि the word ethics has been derived from the word ethos और ethica। लेकिन क्या आपको लगता है कि यही नीति शास्त्र है? जो कुछ शाब्दिक रूप से नीति शास्त्र से निकलता है, एथिक्स से जो इथोस शब्द बना, या जो लैटिन का जो इथोस या एथिका, क्या वही नीति शास्त्र है? अगर वही है तब हम इसको बहुत पुराने एंगल से देख रहे हैं। असल में अगर नीति को देखें तो नीति शास्त्र कहीं ना कहीं मानवीय विकास की परिधि में विकसित हुआ है। जैसे जैसे हमने अपना विकास किया है वैसे वैसे नैतिक मीमांसाएं बदलती रही हैं, विकसित हुई हैं। और आज किसी दौर में ये माना जाता था कि जो नीति शास्त्र है वो नीति शास्त्र सिद्धांतों की बात करता है, और एक लंबे पीरियड तक ये बहस चलती भी रही कि सिद्धांतों तक सीमित है, इसलिए इसका प्रैक्टिकल नहीं हो सकता। जैसे मैथमेटिक्स का प्रैक्टिकल संभव है, मैं क्लास में सीख रहा हूँ, 2 2 4 होता है, बाजार में गया, मैंने 10 रुपए का नोट दिया, 2 का सामान खरीदा, 8 रुपए वापस लिए, इंप्लीमेंटेशन हो गया। लेकिन एथिक्स के बारे में एक लंबी पीरियड तक ये बहस चलती रही, क्या ये प्रैक्टिकल हो सकता है? अब प्रश्न यहीं पर महत्वपूर्ण हो जाता है। अगर ये प्रैक्टिकल नहीं हो सकता तो शायद इसकी उपयोगिता आपके लिए भी कुछ नहीं। महज सिद्धांत हमें कुछ नहीं दे पाता। रिसर्च में हम सिद्धांत नहीं दे रहे हैं, रिसर्च में हम समाज को एक व्यवहारिक स्थिति से अवगत कराते हैं जिसमें सिद्धांत भी समाहित होता है। तो जो नीति शास्त्र है उस नीति शास्त्र में मूल रूप से केवल सैद्धांतिक विवेचनाएं नहीं होती। बहुत लंबे पीरियड तक ये बात चलती रही, लेकिन ये तमाम चीजें जो सिद्धांत रूप में नीति को जानने समझने की थी, ये पार्श्व में जाती रही। लेकिन दौर बदला, बदलने के कारण थे हमने सोचना शुरू किया। अभी मैं सुन रहा था नेशनलिज्म और इंटरनेशनलिज्म पर मैम बात कर रही थी। नेशनलिज्म पर दोनों तरह से मैंने पक्ष रखा कि किन किन आधारों पर हमारा नेशनलिज्म विकसित होता है। मेरे मन में बैठे बैठे वही आधार आचार मीमांसा के रूप में झलकने लगे, और फिर इसके बाद मैंने तुरंत उस विषय पर बात भी की कि इन आधारों का नेगेटिव अगर आप कर दीजिए तो फिर नेशनलिज्म खारिज भी हो जाता है। तो किसी भी विषय पर, चाहे वो नेशनलिज्म का हो, चाहे वो प्रोफेशन का हो, अगर आपसे जोड़ करके देखा जाए तो आपने जो रिसर्च को चुना है दैट इज ए प्रोफेशन, ये वृत्ति है, और वृत्ति की दिशा में ही आपको ले जाएगी। आप किसी के नौकर नहीं होंगे,
आप प्रोफेसर बनेंगे, और प्रोफेसर होना, वकील होना या फिर चिकित्सक होना ये नौकरी नहीं है, ये प्रोफेशन है। और जब प्रोफेशन है तो प्रोफेशन फ्री तो नहीं होता। डॉक्टर जब डिग्री लेकर के निकलता है तो कोड ऑफ कंडक्ट के साथ निकलता है, उसको डिग्री दी जाती है, वो कोड ऑफ कंडक्ट उसको समझाया जाता है कि आपको ये करना है और ये नहीं करना है, और ये करना और नहीं करना मानवीय परिधि को बीच में रख करके, ये कहें कि मनुष्य को शिखर में रख करके या केंद्र में रख करके वो तय किया जाता है। उसे जो काम करना है उस काम से वो कोड ऑफ कंडक्ट तय किया जाएगा। अगर वो वायलेशन करता है उस कोड ऑफ कंडक्ट का तब उसकी आलोचना होती है, लेकिन दंडित नहीं किया जाता उसे। तो एक अंतर हमें ये समझ लेना पड़ेगा कि एथिक्स शायद हमें दंडित ना करे, लेकिन अल्टीमेटली हम स्वयं से ही दंडित होते हैं। अगर हम सही नहीं करते, जो भी कोड ऑफ कंडक्ट हमारे लिए तय है, एक न्यायाधीश के लिए जो कोड ऑफ कंडक्ट है, हालांकि न्यायाधीश महाप्रतिकार नहीं होता, वकील होता है, तो एडवोकेट के लिए अगर कोई कोड ऑफ कंडक्ट है और वो वायलेशन करता है उसका, तो हो सकता है कि कोई लॉ उसे पनिश ना करे, लेकिन उसका अंतर्मन उसे पनिश करता है। इन द सेम वे जब आप रिसर्च करोगे और रिसर्च के नियमों का वायलेशन करोगे तो हो सकता है कि कोई और आपको पनिश ना करे, लेकिन आपके मन में लास्ट तक ये रहेगा, जब वो ग्रंथ अपना खोलकर देखोगे कि भला चीज हमने वहां से उठाई थी, सुराई थी या उठाई थी। लेकिन अगर आपने उसको कोट कर दिया, इस विषय पर मैं ज्यादा बात नहीं करना चाहता, मैंने बहुत विस्तार से उन बिंदुओं पर बात कर ली है। एथिक्स के असल में जिस पक्ष पर मैं चर्चा कर रहा हूं उस पक्ष को थोड़ा सा हिंट कर दो। असल में जिस चीज को मैं सैद्धांतिक कह रहा हूं वो एथिक्स इन ट्रेडिशन करके मैंने इस राइट में कोट किया है, और इस पक्ष को लेकर के हमारा कोई वास्ता नहीं है, यानी ये प्रैक्टिकल नहीं हो सकता। ये बहुत लंबे समय तक ये बहस होती रही, लेकिन जिस चीज पर हम कहीं ना कहीं फोकस करते हैं, जिस चीज पर ये संपूर्ण नीतिशास्त्र बात करता है, खाली इसका जो एटोमोलॉजिकल एस्पेक्ट है कि एथोस से बना है, एथिका से बना है, और इसमें खाली ट्रेडिशन होती है या डॉगमाज होते हैं, जो कि वास्तव में आज सिद्ध हो चुका है कि ऐसा कुछ नीतिशास्त्र में नहीं होता। तो सवाल ये है कि फिर ऐसी क्या चीज है जो हमारे लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। अगर इस चीज पर विचार करें तो वो मेटा एथिक्स नहीं है, ये फिलोसफी का अपना विषय है। असल में मेटा एथिक्स से ही अप्लाइड एथिक्स शुरू हुई, और आपके काम के लिए या आपके रिसर्च से रिलेटेड जो चीजें महत्वपूर्ण हो सकती हैं वो अप्लाइड एथिक्स से आएंगी, मेटा एथिक्स से नहीं। ये हमारे लिए महत्वपूर्ण है। हम ये जानना चाहते हैं कि किस तरह से एथिक्स इन ट्रेडिशन मेटाफिजिक्स से होते हुए या मेटा एथिक्स से होते हुए ये अप्लाइड एथिक्स की फॉर्म में कन्वर्ट हुई, और आज हम ये विचार करने लगे कि एक डॉक्टर को क्या करना चाहिए क्या नहीं। हम ये विचार करने लगे कि एक न्यायाधीश को क्या करना चाहिए क्या नहीं। हम ये विचार करने लगे कि जब हम ये विचार करेंगे कि जो कर्म हमने किया वो कर्म क्या इम्प्लीमेंटेशन से जुड़ेगा, उसका कोई व्यवहारिक रूप होगा, वो व्यवहार में कन्वर्ट भी हो जाएगा, क्या फायदा इस विषय को पढ़ने का। एक प्रश्न हमारे मन में स्वाभाविक रूप से आता है, और इसी प्रश्न का उत्तर अप्लाइड एथिक्स ने दिया। आज फिलोसफी ज्ञान मीमांसा के लिए नहीं जानी जाती, आज फिलोसफी मेटाफिजिक्स के लिए नहीं जानी जाती, आज फिलोसफी एथिक्स इन ट्रेडिशन के लिए नहीं जानी जाती, बल्कि अप्लाइड एथिक्स के नाम से ये पूरी तरह से ख्याति लब्ध हो चुकी है। अब से नहीं बल्कि 19वीं सदी में ये प्रारंभ हो चुका था। मैं एक संकेत वर्ग करना चाहता हूँ। आप उन दो व्यक्तियों की चर्चा मैं कर रहा हूँ, दोनों व्यक्तियों को अच्छी तरह से बना दिया गया, लेकिन उसे भी कंट्रोल किया गया। किन लोगों ने उस पर सवालिया निशान लगाया? ऑल दे वर अप्लाइड एथिकल थिंकर। पीटर सिंगर था, रुडोल्फ था, पॉल था, इन सब लोगों ने प्रश्न उठाना शुरू किया कि इसके परिणाम क्या होंगे। कहने का मतलब यह है कि जब हम रिसर्च करते हैं वैज्ञानिक तरीके से, उस रिसर्च पर चेक का काम भी एथिक्स करती है। क्या दुष्परिणाम हो सकते हैं?
अगर उन दुष्परिणामों से हम पहले से रूबरू हो जाएं तो शायद हम वो गलतियां ना दोहराएं जो गलतियां किसी दौरान हिरोशिमा में दोहरा दी गई, नागासाकी में दोहरा दी गई। टैगोर ने पूरी तरह से आगाह भी किया था। कई पत्र हैं जो इस बात का दावा करते हैं कि दोनों की चर्चा होती थी, आइंस्टीन और टैगोर की, और दोनों इस विषय से चिंतित भी एक समय हो गए थे कि मानवता को नुकसान पहुंचाने वाला मसला है। तो कोई भी रिसर्च का एकमात्र मसला अप्लाइड एथिकल थिंकिंग की परिधि में होना चाहिए। और अप्लाइड एथिकल थिंकिंग किसी विषय को छोड़ती नहीं, बस एक काम करती है कि वो केंद्र में ह्यूमन को बिठा देती है। केंद्र में मनुष्य है, वो पशुओं के व्यवहार पर भी अध्ययन करेगी, वो पर्यावरण के व्यवहार पर भी अध्ययन करेगी, मनुष्यों के द्वारा किए जाने वाले तमाम वृत्तियों पर भी वो बात करेगी, लेकिन केंद्र में मनुष्यता ही रहेगी। तो मनुष्यता बहुत महत्वपूर्ण है अप्लाइड एथिक्स के लिए। शायद इसीलिए इसी अप्लाइड एथिक्स के कारण आपके रिसर्च में भी, शोध में भी इसको शामिल किया गया होगा। हर विषय में, चाहे आप विज्ञान में रिसर्च कर रहे हैं तो एथिक्स की रिक्वायरमेंट गवर्नमेंट ने महसूस की। गवर्नमेंट ने नहीं बल्कि पूरा विश्व आज इस चीज को महसूस कर रहा है, क्योंकि विश्व में बहुत सारी इल विल्स को कंट्रोल करने का काम एथिकल थिंकर्स ने किया है। और ये एथिकल थिंकर कोई विशेष नहीं है, मेरे और आपके जैसे हैं। फर्क इतना है कि मेरे मन में विचार उठता है कि नहीं ये गलत हो रहा है, मैं कह नहीं पाता। हर कोई मनुष्य उचित अनुचित को जानता है और उस उचित अनुचित को समझता भी है, लेकिन बोलता नहीं। उसकी अपनी मजबूरियां हो सकती, लेकिन एथिकल थिंकर चूंकि बीड़ा ही ये उठाए हुए है कि इसने मनुष्यता को ध्यान में रखना है, इंसानियत को ध्यान में रखना है, इंसानियत से ऊपर उसके लिए कुछ नहीं है, इसलिए वो जरूर विचार करेगा। मेरा मन बहुत था इस पर बात करने का, बहुत सारी स्लाइड भी इसमें बची हुई है, लेकिन एक काम मुझे लगातार याद आ रहा है, तो इस विषय पर मैं एक अनौपचारिक रूप से फिर से